औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का केमिस्ट्री का यूनिट है 11 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इसका पेज नंबर 155 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो उनमें एक एयर पोल्यूटेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, जो था सल्फ़र और उसके ऑक्साइड्स। तो आज हम सेकंड वाला एयर पोल्यूटेंट देखेंगे। आज हम 4 बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है और हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान इस वजह से देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे वेदर को चेंज करने में और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। अच्छा जी, अब ये हम देखेंगे कि ये आता कहाँ कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो बेसिकली तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरली पाया जाता है। जैसे आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जब हम दरख्तों को जंगलात को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, और उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आप बुक से कुछ इस तरह से मार्क लगा लीजिएगा। देखें आपकी टेक्स्ट बुक है जो ये क्लाइमेट चेंज करता है, ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करता है, नेचुरली अक्कर होता है, और उसके अलावा बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इसको हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रोड्यूस करी हैं, उनमें है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कैसे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है बच्चों CO। ठीक है, ये तो आपको नॉलेज होगा क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में है। इसमें CO होता है और इसमें यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है। अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड में अगर CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर CO होता है, इसका मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में पाया जाता है। तो यहीं से हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि ये कैसी गैस है। बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जलने का प्रोसीजर होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे सपोज़ आप अगर फ़र्ज़ करें कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है बर्निंग प्रोसीजर को, तो उस प्रोसीजर को फिर हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं, यानी कि आपका जो जलने का अमल है चीज़ों का वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी जब हम आग लगाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ों को आग नहीं लग रही होती, लकड़ी को, पत्तों को, या और भी जो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम आग लगाने की कोशिश करें तो आग नहीं लग रही होती, तो वो आग नहीं लगती बल्कि धुआं सा बनना शुरू हो जाता है। और वो आपको पता है कि वो हम जब सांस लेते हैं तो वो हमें सफोकेशन फील होती है। तो बेसिकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत लेस होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन में भी यही देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जब एनफ ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। अच्छा जी, बेसिकली ये मेनली कहाँ से मिलती है? ये हमें व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसीजर, रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम वगैरह, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। और उसके बाद फिर इसमें है पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हवा में पाए जाने वाले पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो मिक्स नहीं होते, जो हमें नज़र आ जाते हैं, जो मतलब हमें समटाइम्स नज़र आ जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी आते, लेकिन ये है कि वो हवा के अंदर फुली मिक्स नहीं होते। जिसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि आपकी बुक में ये देखें लिखा हुआ है बच्चों, सूट होता है, जिस तरह धुआं निकलता है तो जिसमें काला काला सा जो मैटर होता है उसको सूट कहते हैं। फिर स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, उसके बाद ये अदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में, जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हवा के अंदर बल्कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। किस तरीके से करते हैं? ये लंग्स के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बनती हैं, लंग्स का कैंसर बनता है। इसीलिए कहते हैं कि लंग्स की जो मैक्सिमम बीमारियां हैं वो जो सिटीज़ में रहने वाले लोग होते हैं, जिनका एक्सपोजर धुएं के, डस्ट के, गर्द के साथ ज़्यादा होता है, उनको लंग्स की डिजीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग गाँव में रहते हैं, जहाँ का माहौल में इतनी धुआं नहीं होता और डस्ट नहीं होती, तो उनको लंग्स की डिजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उसके बाद जी है हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक गैस है जब हम इसको इनहेल करते हैं। अच्छा जी, जब हम इनहेल करते हैं नॉर्मल अच्छी वाली एयर को,
तो हमारी बॉडी के जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, ये उसमें जाके ऑक्सीजन जब अच्छी क्वांटिटी में होती है तो वो हमारी बॉडी को सप्लाई करती है ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में एक अच्छा वाला खून जाता है। लेकिन अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अगर हम इनहेल कर लें तो जब ये हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जाके मिलेगा तो ये कार्बोक्साइल हेमोग्लोबिन बना देगा। जो कार्बोक्साइल हेमोग्लोबिन है, अब ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं ला बल्कि ये कार्बोक्साइल हेमोग्लोबिन हो गया है, और ये हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकता ब्लड के थ्रू। तो अब जब वो ब्लड जाएगा हमारी बॉडी में तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेस होगी, तो फिर इंसान को क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती है, वो कॉन्शियसनेस हो सकता है और उसको सफोकेशन जैसे घबराहट। अक्सर आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें बंद कमरे में घबराहट हो रही है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उनको वहाँ पे फ़ौरन से घबराहट फ़ील होना, क्योंकि ऑलरेडी उनके लंग्स थोड़े वीक हो चुके होते हैं, तो फिर उनको उस तरह के माहौल में ज़्यादा देर रहना जो है वो बियर नहीं हो रहा होता। 5th पॉइंट है जी आपका, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है कलरलेस होती है, ठीक है। तो ये ऑडोरलेस भी होती है, इसलिए ये हमें इसकी प्रेजेंस नज़र जो है ना समटाइम्स वो हम नहीं फील कर पाते इसकी प्रेजेंस, इन 2 रीज़न्स की वजह से। तो जी आपने सबसे पहले जो मार्क लगाना है 1 पॉइंट यहाँ तक जाएगा, 2nd पॉइंट यहाँ तक जाएगा बच्चों, उसके बाद 3rd पॉइंट ये पार्टिकुलेट से शुरू होगा आपका और आप इसको लेके जाएंगे लंग्स के कैंसर तक, ठीक है जी। फिर 4th पॉइंट आपका शुरू होगा जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ये हेमोग्लोबिन के अंदर जब ऐड हो जाती है तो क्या बनता है, और फिर उसके ज़रिए से सफोकेशन हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। फिर 5th पॉइंट था हमारे पास कि ये ऑडोरलेस और कलरलेस होती है। तो टोटल इस टॉपिक के 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। हम ब्रीफली एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो CO होता है, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, और ये बेसिकली गाड़ियों के, ये दूसरा पॉइंट था कि गाड़ियों के धुएं से और रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम से निकलती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सूट हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, उसके अलावा कुछ और सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि ये लंग्स के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं और लंग्स का कैंसर क्रिएट करते हैं। ये हमारा 3rd पॉइंट था। 4th पॉइंट में फिर हमने हेमोग्लोबिन वाला पॉइंट पढ़ा, वो आप मैं 2 दफ़ा पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ तो आपको याद हो चुका होगा। और 5th पॉइंट जो था वो हमने ये पढ़ा कि ओडोरलेस है, कलरलेस है, इसलिए हमें इसकी प्रेजेंस फील नहीं होती। तो ये 5 पॉइंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। नेक्स्ट है जी मीथेन। अच्छा, अब मीथेन जो है बेसिकली इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि मीथेन नेचुरल गैस भी है, आपको पता है ये नेचुरल गैस है और इसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जैसे कुछ सोर्सेज में हम देखते हैं कि अब मैं आपको इसके टोटल बुक में जो है वो 5 सोर्सेज हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, मतलब कि जैसे दरख्तों के पत्तों का या टहनियों का, इन चीज़ों का जो गलना सड़ना है उससे भी मीथेन गैस बनती है, रिलीज़ होती है। वेटलैंड से बनती है, जैसे कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है। राइस फील्ड्स में, क्योंकि आपको पता है राइस फील्ड्स में भी यही होता है पानी। उसके बाद लैंड फील्ड्स में होता है, जैसे जहाँ पे कूड़ा करकट कचरा वगैरह होता है, ये 4th वाला सोर्स है इसका। 5th सोर्स है लाइफ स्टॉक, जैसे जहाँ पे मवेशी वगैरह पाले जाते हैं जिन जगहों पे, ये इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से मीथेन गैस निकलती है। अच्छा जी, इसके अलावा एक इसका और सोर्स भी है मीथेन का, जैसे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे काऊ हो गया, गोट, शीप हो गया, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दौरान भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा यूनिक होता है और ये लार्ज अमाउंट में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं डाइजेशन के दौरान। ये इसका 2nd हमने पार्ट पढ़ लिया। अच्छा, फिर अब हम पढ़ेंगे इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है अगर हवा के अंदर मीथेन हायर क्वांटिटी में आ जाए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, क्योंकि ये गर्म होती है मीथेन जो है, और जो वेदर और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मीथेन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि जो मीथेन है वो नेचुरली भी अक्कर होती है, उसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन और वेस्ट, वेटलैंड्स, फिर उसके बाद राइस फील्ड, लैंड फील्ड्स और लाइफ स्टॉक वगैरह। उसके अलावा दूसरे पॉइंट में हमने दूसरा सोर्स पढ़ा कि जो कुछ जानवर होते हैं, काऊ, शीप और गोट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा यूनिक होता है, तो उसके ज़रिए से भी हमें मीथेन गैस मिलती है। और इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि ये क्लाइमेट को
चेंज करती है इस वजह से क्योंकि ये वार्म होती है, गर्म होती है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा बच्चों टॉपिक है आज का जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ ग्राउंड लेवल ओजोन। अच्छा जी, ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है उसको हम स्मॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉग बनती कैसे है, पहले तो ये देखें, ये आपको पता है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं ना सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमारे पास स्मॉग बनती है। अब आप सोचेंगे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं वोलेटाइल जो बहुत जल्दी से उड़ जाए, चला जाए, जैसे कि आपको पता है पेट्रोल की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल, ये चीज़ें। तो जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके साथ मिलती हैं तो हमारे पास स्मॉग बनती है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद आप ये कर लें कि दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब ये हम देखेंगे कि बनती कैसे। जैसे देखें, जो सनलाइट होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड को NO2 जिसका फार्मूला है, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में बदल देती है। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। ये देखें, NO2 है, सनलाइट इसका सोर्स है जिसमें ये रिएक्शन होगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन है वो 2 होती है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो हमें इससे मिली, अब ये दोनों मिलके बना देंगी O3। तो O3 जो है ये हमारे पास ओजोन का फॉर्मूला है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपकी बुक में यहाँ तक इन्होंने जस्ट आपको ये समझाया। तो आपकी बुक में रिएक्शंस नहीं दिए हुए, आप एक दफ़ा इस तरह से ये रिएक्शन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपको याद रह जाएगा। ये ज़्यादा ये भूलता नहीं है फिर ये रिएक्शन, अगर आपको पता हो कि हाउ ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड, सॉरी कैसे बनती है। अच्छा, उसके बाद फिर है ये ओजोन, अब इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट वही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज करती है, एज़मा कॉज करती है, और उसके अलावा ये वेजिटेशन को डैमेज करती है, मतलब सब्जियां उगाने का जो प्रोसीजर है, या उसके अलावा जो हमारे पास ये शील्ड होती है जिसको हम खेती बाड़ी की जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें वो मिलती है, वो जो फसल जो होती है, मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा था आपको बताने के लिए, तो जो फसलें होती हैं हमारे पास वो अच्छी उनकी आउटकम नहीं मिलता, और उसके अलावा ये जंगलात को भी डैमेज करती है। ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होगी, ओजोन की वजह से डिसबैलेंस हो जाएगा जब हवा में गैसेस का, तो फिर हमारे पास फॉरेस्ट भी डैमेज होंगे। तो बेसिकली ये जो सब पोल्यूटेंट्स हैं ये ज़्यादातर इनका क्या, पहले तो हाँ आपको जस्ट सोर्सेज पता करने हैं कि कहाँ कहाँ से मिलती है, और उसके अलावा इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में वही है कि लंग्स को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। तो ये जी आपकी बुक का पेज नंबर 156 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा से इस बुक को शुरू करेंगे, इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।